देखेंगे अंतःखंड इंटरसेप्ट, उसके बाद फिर देखेंगे सरल रेखा का समीकरण इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं अंतःखंड क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसको पहले उदाहरण से आप समझिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि कोई भी ग्राफ में क्या होता है, हमारा दो एक्सिस होता है। ठीक है, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस के लिए वाई अंतःखंड बनता है और एक्स एक्सिस के लिए क्या होता है, एक्स अंतःखंड बनते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को दोनों को बारी बारी समझाता हूँ। पहले मैं क्या कर लेता हूँ, दो अलग अलग बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे दो बार डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक्स एक्स डेश, ये वाई डेश। ठीक है, ये अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं वाई अंतःखंड। ठीक है, तो मान लिया जाए कोई रेखा क्या करती है, ऐसे एक्स अक्ष को काटते हुए गुजरती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, मान लीजिए ये अगर लाइन जो है, ये रेखा है, अगर इस ओरिजिन से, इस पॉइंट से गुजरता, मूल बिंदु से गुजरता, तो हम कह सकते थे कि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है। इस रेखा का हम नाम दे सकते थे मूल बिंदु से जाने वाली रेखा। लेकिन ये मूल बिंदु से ना जाके मूल बिंदु से कहीं दूर किसी बिंदु से होकर जा रही है। ठीक है, तो इनके बीच में जो एक गैप बचता है, जो डिस्टेंस बचता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अंतःखंड। क्या बोलते हैं, जो गैप बचता है उसी को हम लोग बोलते हैं अंतःखंड। अब ये देख पा रहे हैं कि चूंकि ये एक्स अक्ष पे काट रहा है अंतःखंड, यानी एक्स अक्ष का अंतःखंड बोलेंगे, एक्स अक्ष का अंतःखंड या एक्स अंतःखंड। एक्स अक्ष यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक्स बोल सकते हैं, एक्स अंतःखंड। ठीक है, और अगर एक्स अक्ष की बात किया जाए, इसमें भी दो होते हैं, एक पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला। तो जो पॉजिटिव एक्स अक्ष पे जो कट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव अंतःखंड। ठीक है, और मान लीजिए इधर कोई ऐसा एक लाइन जा रहा है, तो इधर इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसकी जो मूल बिंदु से डिस्टेंस होगी, ये हमारा कहलाएगा नेगेटिव एक्स अंतःखंड। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है, वाई का भी होता है। मान लीजिए कोई लाइन क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर रहा है वाई अक्ष से होते हुए, जो कि ओरिजिन से नहीं जा रहा है, तो यहाँ से ये जो पॉजिटिव एक्स में इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगा, ये आपका कहलाएगा पॉजिटिव वाई अंतःखंड। ठीक है, और यहाँ जो नेगेटिव एक्सिस होता है नीचे वाला, तो इनके जो बीच का होगा, ये कहलाएगा आपका नेगेटिव वाई अंतःखंड। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसको चलिए, अंतःखंड तो आप लोग को समझ में आ गया, एक्स अंतःखंड और वाई अंतःखंड क्या होता है, वो भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, ऊपर वाले को प्लस लेते हैं, नीचे वाले को माइनस, इसमें राइट वाले को प्लस, इधर को माइनस। तो इसके जब मान रखेंगे तो ऑटोमेटिक नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुख्य रूप से अंतःखंड को ही समझिए। और जो अंतःखंड होता है, इंटरसेप्ट होता है, इसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे आप बुक में, तो आप याद रखेंगे सी मीन्स होगा अंतःखंड। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसको परिभाषित करना चाहते हैं, हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसको बोलना चाहेंगे कि कोई रेखा एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, कोई रेखा एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु से मूल बिंदु की दूरी क्या है, एक्स अंतःखंड कहलाती है। कोई रेखा वाई अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु से मूल बिंदु की जो दूरी होती है, वह वाई अंतःखंड कहलाती है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण। हम देखते हैं सरल रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम सरल रेखा के समीकरण का डेरिवेशन करेंगे। अब इसके डेरिवेशन के लिए हमें कुछ कल्पना करना होगा, मानना होगा कि माना जो हमारा सरल रेखा का समीकरण होगा, उसकी ढाल जो होगा एम होगा। ठीक है ना, और वाई अक्ष से जो उसकी अंतःखंड होगी, वाई अक्ष से अंतःखंड कहने का मतलब वाई अक्ष का जो अंतःखंड होगा, सॉरी यहाँ पे अंतःखंड, वो मेरा होगा क्या होगा, यहाँ से मैं लूँगा सी। ठीक है, और जो रेखा होगा, यह रेखा क्या होगा, एक पॉइंट ए है, ये दिया हुआ 0 सी से होकर जाएगी, से होकर गुजरेगी। ठीक है, होकर गुजरेगी, तथा इस रेखा पर बिंदु, एक बी बिंदु एक्स वाई
स्थित है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई है, वह क्या है स्थित है। ठीक है, बातों को समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा रेखा की हमें कल्पना करना है जिसकी ढाल एम होगी, वाई अक्षा से अंतःखंड सी होगा और ये रेखा क्या होगी 0 से होकर गुजरेगी। इस रेखा पर बिंदु क्या होगा बी एक्स वाई स्थित होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह की एक रेखा हमारा कुछ इस तरह से डिराइव होगा ये। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मान लीजिए इस ये जो पॉइंट है ए लेते हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है, इसकी क्या होगी जो एक्स अक्ष से अंतःखंड क्या होगा सी होगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सी हो गया, तो इसीलिए इस पॉइंट का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0 सी होगा, क्योंकि इसका जो एक्स एक्सिस होगा वो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे स्थित है। तो आप लोगों को पता है वाई एक्सिस पे स्थित जो भी पॉइंट रहते हैं उनका एक्स एक्सिस 0 होता है, सिर्फ हमें क्या होता है वाई एक्सिस का मान मिलता है। क्योंकि यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या बता दिया है, इसकी जो अंतःखंड है सी है, तो इस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी c हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ कुछ एक पॉइंट ले लेते हैं, जो पॉइंट ले लेते हैं b, इसका कोऑर्डिनेट दिया है एक्स वाई और इसका जो अंतःखंड है m है। ठीक है, आया बात समझ में। अब इसका हमें इक्वेशन डिराइव करना है इस तरह का जो रेखा है उसका। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बिंदु a से b की प्रवणता। पहले आप प्रवणता निकाल लीजिए। ठीक है, बिंदु a से b की प्रवणता। ठीक है, देखिए ये जो ढाल होता है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रवणता। ठीक है, याद रखिए दोनों एक ही नाम है। की ढाल लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। तो ये इसको m से डिनोट करते हैं, ये हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा पॉइंट A है OC और पॉइंट B है हमारा x और y। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं x1 ले लेते हैं और यहाँ इसको ले लेते हैं y1 और इसको हम x2 लेते हैं और इसको हम लेते हैं y2। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा m इक्वल हमारा क्या हो जाएगा y2, तो ये y माइनस y1 ये c और x2 माइनस x1, तो जो हमारा x2 है ठीक है वो है हमारा x और x1 है वो क्या है हमारा 0 है। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा m इक्वल वाई सी डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एम एक्स इक्वल ये हो जाएगा वाई माइनस सी। तो यहाँ से एम एक्स माइनस सी इक्वल लिख सकते हैं वाई। ठीक है, अगर हम इसको एज ये प्लस हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा हमारा वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी। ये जो इक्वेशन आया यही इक्वेशन क्या है हमारे सरल रेखा का समीकरण होता है। आप याद रखेंगे सरल रेखा का जो समीकरण होता है वह होता है y इक्वल एम एक्स प्लस सी। इसमें जो m है ये आपकी क्या है स्लोप है, ढाल है, और जो c रहता है c है वो क्या है अंतःखंड है, किससे x अक्ष से अंतःखंड है। ठीक है, क्या बोला पुनः आप एक बार सुनिए, जो सरल रेखा का जो समीकरण होता है y इक्वल एम एक्स प्लस सी होता है और यही सरल रेखा का क्या है सामान्य रूप है। ठीक है, जिसमें m हमारा क्या होता है ढाल होता है और c क्या होते हैं अंतःखंड होते हैं और x और जो y है ये क्या होते हैं हमारे वेरिएबल टर्म होते हैं। ठीक है, आया बात समझ में। आप इसमें एक बात और याद रखेंगे, जो ये जो हमारा जो इक्वेशन होता है ये कौन सा इक्वेशन होता है, ये लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब आप देख पा रहे हैं x की भी पावर क्या है 1 है और y की भी पावर क्या है 1 है, जिसमें वेरिएबल्स की पावर क्या होती है इक्वल होते हैं, वह कहलाता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट आप याद रखेंगे, मान लिया जाए ये इस रेखा का क्या है इस रेखा के द्वारा बनाया गया क्या है सॉरी इस रेखा का क्या है इक्वेशन है। ठीक है, इस रेखा का ये इक्वेशन है, जहां ये मैंने रेखा बनाया इस रेखा का इक्वेशन है। ठीक है, तो इस रेखा में जितने भी पॉइंट आएंगे आप इसमें कितने भी पॉइंट ले सकते हैं 4 5 10 15, इन सभी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। तो आप लोग को पता होगा कि कोई रेखा है और उस पर पॉइंट है, तो वह रेखा जिस पॉइंट से होकर जाती है उस पॉइंट को क्या करता है संतुष्ट करता है। यानी इस रेखा के ये सारे क्या है पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स को ये संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा क्यों, क्योंकि इसका हल होगा इस होकर जा रहा है। तो
माने इसमें लेफ्ट हैंड से जब इसमें वैल्यू को इनकी पुट करेंगे एक्स वाई की वैल्यू निकलेगा उसको पुट करेंगे तो ये क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का मतलब इसको संतुष्ट करेगा। तो इन सभी पॉइंटों के लिए जब ये इसको संतुष्ट करेगा तो सभी पॉइंटों के लिए जो ढाल होगा और जो अंतःखंड होगा वो क्या होगा, एक आएगा माने सभी पॉइंटों के लिए सेम आएगा। अगर आप इन दोनों इस पॉइंट के लिए निकालना चाहते हैं ढाल और अंतःखंड तब भी क्या होगा, सेम आएगा, इसके लिए भी सेम आएगा, इसके लिए भी सेम आएगा। माने उस रेखा से इस रेखा को संतुष्ट करने वाले सारे पॉइंट्स की जो ढाल होगी और जो प्रवणता होगी वह क्या आएगा, इक्वल आएगा, सभी के लिए सेम आएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, ये दो तरह की इसमें पॉइंट्स होती है। पहला ये लीनियर इक्वेशन होता है और दूसरा इसमें से जितने भी पॉइंट होंगे जिसको ये संतुष्ट करता है उन सभी पॉइंटों की ढाल और प्रवणता क्या होगी, ढाल प्रवणता और अंतःखंड। ठीक है, ढाल या प्रवणता एक ही बात होता है, अंतःखंड क्या होगा, सेम होगा। देखिए एक उदाहरण 9 से क्वेश्चन लिया हूँ। रेखा की ढाल या जिसको हम लोग बोलते हैं प्रवणता और वाई एक्सिस आपको क्या करना है, अंतःखंड निकालना है। ठीक है, यानी आपको इसकी स्लोप निकालना है और इंटरसेप्ट। ठीक है, और एक मिनट, हाँ इंटरसेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं अंतःखंड आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, देखिए इसमें कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया समीकरण या दिया गया रेखा भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिया गया रेखा आपको क्या दिया गया, y इक्वल 7x माइनस 5। ठीक है, अब इसकी तुलना कर देंगे। ठीक है, इसकी तुलना सरल रेखा y इक्वल mx प्लस c से करने पर। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर y है, इसका कोफिशिएंट भी वहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है और इक्वल करके लिखा है। माने x के आगे यहाँ पे कर लिखा 7, यानी यहाँ पे m की इक्वल क्या आ जाएगा 7 और y के जगह c के जगह यहाँ पे आ जाएगा -5। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, अतः आप बोल सकते हैं यहाँ से जो m जो होता है ये ढाल होता है, m ये हमारा मिल जाएगा 7 और c आप लोग को बताया था y अक्ष का अंतःखंड होता है। y अक्ष से अंतःखंड जो होता है ये c होता है हमेशा। ठीक है, हमेशा नहीं, यहाँ पे y अक्ष से ही होगा, तो y अक्ष से अंतःखंड c बराबर ये आ जाएगा -5। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसमें देखिए इसमें भी सेम दिया गया रेखा। ठीक है, आपको एक रेखा दिया गया है क्या, y इक्वल -x प्लस 5। ठीक है, इसकी भी तुलना कर दीजिए, इसकी तुलना सरल रेखा y इक्वल mx प्लस c से करने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर y इक्वल mx प्लस c, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और c की वैल्यू क्या हो जाएगा +5। तो अतः आप कह सकते हैं इसकी जो ढाल होगी तो m जो होगा ये होगा -1। ठीक है, और इसकी जो अंतःखंड होगी y अक्ष से अंतःखंड ठीक c, ये आपका कितना आएगा +5 आएगा, ये आंसर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आपको कोई समीकरण दिया रहेगा और उसका सरल रेखा की जो इक्वेशन है उससे कंपेयर करके हम क्या करेंगे, ढाल स्लोप और अंतःखंड आप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं आपके एक्सरसाइज के प्रश्नों को। तो फिर इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा वो आपके एक्सरसाइज के लेक्चर होगा। तो आप ये जो अभी मैं आप लोग को बताया कि प्रवणता क्या चीज़ होता है और सरल रेखा का जो समीकरण और ये एग्जाम्पल, इसके पहले भी मैं एक टॉपिक लिया हुआ हूँ क्या बोलते हैं, ढाल से रिलेटेड, स्लोप से रिलेटेड, तो उसको आप लोग रीड करके आइएगा ताकि आप लोग को जो आपके एक्सरसाइज है वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अभी के लिए इस पे इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।